जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेल और बैटरी से क्वेश्चन। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे पहले मैंने कई चैप्टर कवर किया है। ट्रांसफार्मर चैप्टर से भी मैंने क्वेश्चन आपको दे रखा है और एक और चैप्टर मैंने अभी हाल ही में ख़त्म किया है जो कि विद्युतकार का औजार, इलेक्ट्रीशियन का औजार। तो यदि आपने उस चैप्टर से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अभी तक ना आपने नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं वीडियो चैप्टर जो कि सेल और बैटरी से, जहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो फोटोवोल्टेइक सेल, जी हाँ, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फोटोवोल्टेइक जो सेल है ये सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है तो ये ध्यान रखिएगा, ये फोटोवोल्टेइक प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। जो सोलर पैनल होता है इसका ये मुख्य भाग होता है और यही जो है फोटोवोल्टेइक प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। और बी ऑप्शन दिया गया लिक्विड क्रिस्टल डायोड, इसका नाम आपने नहीं सुना होगा। तो इसको साथियों बोला जाता है एलसीडी। जी हाँ, एलसीडी, ध्यान रखिएगा इसका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डायोड। और ये जो होता है डिस्प्ले वाला होता है, ये डिस्प्ले वाला तकनीक होता है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तन नहीं लाता है और नहीं परिवर्तन करने का ये काम करता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, लेकिन फुल फॉर्म को आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी की बात किया जा रहा है। तो एलईडी जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है। क्लियर है। और यहाँ पे सी ऑप्शन, डी ऑप्शन दिया गया लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो ये जो होता है जिसको हम शॉर्टकट में एलडीआर बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको शॉर्टकट में एलडीआर बोला जाता है। इसका प्रतिरोध जो है वो प्रकाश के अनुसार बदलता रहता है, मतलब एक तरह से सेंसर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रकाश परिवर्तन को लेकर कि धूप को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये केवल फोटोवोल्टेइक सेल बदलता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। तो ये यदि नियम की हम बात करें तो ये जो काम करता है एक ही यहाँ पे नियम पे काम करता है, वो है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन दिया गया है करेक्ट आंसर। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द्वितीयक सेल जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान विद्युत अपघटन की प्रक्रिया पर ये आधारित होता है, इसलिए ये जो काम करता है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पे काम करता है। ऐसे भी आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी लेंज का नियम क्या है, इस पे काम करता है तो नहीं, ये बिल्कुल इस पर काम नहीं करता है, क्योंकि जो लेंज का नियम है इसमें क्या होता है कि धारा की दिशा यहाँ पर बताया जाता है। तो इसका उपयोग आपको जनरेटर की केस में देखने को मिलेगा, ट्रांसफार्मर में देखने को मिलेगा, लेकिन बैटरी में ना देखने को मिलेगा। तो ये आपका गलत होगा ए ऑप्शन। और बी ऑप्शन दिया गया जूल का नियम। तो जूल का जो नियम होता है धारा से उत्पन्न जो ऊष्मा होता है उसका संबंध बताता है, बैटरी से इसका भी संबंध नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो नियम होता है जनरेटर की केस में उपयोग होता है और ट्रांसफार्मर में जब ईएमएफ उत्पन्न करने की बात आती है तब इसका उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर चैप्टर में मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दे रखी है, तो ट्रांसफार्मर चैप्टर का जो वीडियो है आप एक बार देख लीजिएगा। तो प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्युत अपघटन के दौरान निक्षेपित द्रव्यमान की गणना का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र होता है एम बराबर जेड आई टी। जी हाँ, एम बराबर जेड आई टी। जो फैराडे का सॉरी जो इसका यहाँ पे फैराडे का जो प्रथम नियम है उसी का ये सूत्र है एम बराबर जेड आई टी, जिसमें क्या होता है कि द्रव्यमान जो है
ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक और जो धारा है और जो समय होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है, इसमें यही बताया जाता है। और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत अपघटन के दौरान निक्षेपित द्रव्यमान की गणना का सूत्र क्या है, तो m बराबर ZIT। और ये कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और ये तो आपका ए ऑप्शन दिया गया m बराबर IT, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो सूत्र है आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक का, इसमें यहाँ पे Z दिखाया जा रहा है, तो ये इसमें Z नहीं है, तो ये गलत यहाँ पर है। जो कि इसमें Z यदि होता तो हम इसको सही मारते, क्योंकि m बराबर ZIT होता है और ये केवल IT यहाँ पे लिखा गया, इसलिए ये गलत है। और m बराबर IT अपान Z दिया गया, तो ये भी गलत होगा और नीचे वाला भी गलत है। जो आपका सही होगा वो आपका m बराबर ZIT होगा। क्लियर है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4, जिसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है, मतलब कि किस में बताई जाती है, वोल्ट में या वाट में या वोल्ट एम्पियर में या एम्पियर घंटा में। तो ये बताई जाती है साथियों एम्पियर घंटा में। ध्यान रखिएगा, बैटरी जो है कितनी धारा दे रही है, कितने समय तक दे रही है, इसे हम एम्पियर आवर, जिसको हम AH से इंडिकेट करते हैं, ऐसे लिखा जाता है AH, तो इसमें व्यक्त किया जाता है। और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। बाकी और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, जैसे ए ऑप्शन दिया गया वोल्ट, तो वोल्ट जो होता है ये बैटरी का विभवांतर दर्शाया जाता है इसके द्वारा। और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया वाट, तो ये जो है वोल्ट एम्पियर, जो प्रत्यावर्ती शक्ति होती है उसकी ये इकाई होती है वोल्ट एम्पियर। ये बैटरी की क्षमता बताने में उपयोग इसका नहीं किया जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया वोल्ट एम्पियर, तो ये तो अलग चीज़ है, क्योंकि वोल्ट एम्पियर जो है प्रत्यावर्ती जो शक्ति है उसकी इकाई है, ये क्षमता के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। ये भी ऑप्शन आपका गलत है, केवल आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है उस दोष का नाम बताइए जिससे द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती है। तो जो प्लेटें मुड़ जाती है उसको बकलिंग दोष बोला जाता है। जी हाँ, जो बैटरी में जो द्वितीयक सेल होता है उसमें जो प्लेटें होती है मुड़ जाती है या टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो उस खराबी को बकलिंग दोष बोला जाता है इलेक्ट्रीशियन की भाषा में। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। वैसे आप इसको टेढ़ी मेढ़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि बैटरी की जो प्लेटें हैं यदि मुड़ जाती है या टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो उससे क्या होता है कि बैटरी की प्लेटें खराब हो जाती है, और इसी खराबी को बकलिंग दोष बोला जाता है। और इसी से संबंधित ये प्रश्न है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया स्थानीय क्रिया, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्थानीय जो क्रिया है एक तरह से अशुद्धियों के कारण ये आपको देखने को मिलती है, जो सेल के अंदर ये अपने आप उत्पन्न हो जाती है, तो ये अलग चीज़ है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया आंशिक लघु पतन, मतलब कि शॉर्ट सर्किट की बात किया जा रहा है, तो ये तो अलग चीज़ है। एक तरह से प्लेटें जो आपस में सटती है, टच होती है, तब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, और क्वेश्चन में प्लेटें यहाँ पे टच करने की बात नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। और डी ऑप्शन दिया गया कठोर सल्फेशन, तो सल्फेशन में क्या होता है कि प्लेटों पर एक तरह से परत जम जाती है, जिसको हम बोलते हैं लेड सल्फेट। लेड सल्फेट जो होता है जम जाता है, तो इससे क्या होता है कि बैटरी की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, तो इससे कोई यहाँ पे दोष उत्पन्न नहीं होता है, ये आपका बकलिंग दोष के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा केवल आपका सही हो जाता है यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। उस दोष का नाम बताइए जिसमें द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती हैं, तो उसको बोला जाता है बकलिंग सेल। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, उस दोष को बकलिंग बोला जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6, जिसमें पूछा जा रहा है विद्युत आवेश की क्या इकाई है। तो विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलाम। जी हाँ, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कूलाम जो है विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। और एक कूलाम जो होता है वो आवेश होता है जो 1 एम्पियर धारा द्वारा 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी वोल्ट के बारे में आप सभी को मालूम ही है, विभवांतर की एसआई इकाई है, और इसका उपयोग जो किया जाता है दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर बी ऑप्शन वाट दिया गया है, तो वाट जो होता है ये शक्ति का एसआई इकाई होता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया एम्पियर, तो एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का एसआई इकाई है। सब कुछ मैं आपको क्रम वाइज बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा केवल।
जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचे। प्रश्न संख्या 7, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? तो 1.5 वोल्ट होता है। जी हाँ, 1.5 वोल्ट होता है, क्योंकि जो यहाँ पे पाठ्यक्रम है, जो आप यहाँ पे बुक में भी देखेंगे तो यही आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका सही होता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बाकी और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिएंगे लेकिन सारे ऑप्शन गलत है, केवल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 1.5 जो दिया गया ऑप्शन बी, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि कोई आपके पास बैटरी है और उसे आप कम समय में चार्ज करना चाहते हैं, मतलब कि पहले आप ज़्यादा समय में चार्ज कर रहे थे लेकिन अब उसे आप कम समय में चार्ज करना चाहते हैं, तो उस समय आप क्या करेंगे, किस चार्जिंग प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो इस समय हम बूस्ट आवेश का उपयोग करेंगे, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दिया गया। क्योंकि बूस्ट चार्जिंग में क्या होता है कि बैटरी को कम समय में अधिक धारा दिया जाता है, तो ऐसे आप कह सकते हैं कि बूस्ट चार्जिंग में बैटरी को कम समय में अधिक धारा देकर बहुत ही जल्द इसको चार्ज किया जाता है। एक तरह से जल्दीबाजी कह सकते हैं, या कोई आप कहीं आपको इमरजेंसी में जाना हो तो उस समय आप उस परिस्थिति में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बूस्ट आवेश के अंतर्गत जाना जाता है। और ए ऑप्शन दिया गया प्रारंभिक आवेश, ये तो अलग चीज होता है। प्रारंभिक जो आवेश होता है जब नई बैटरी आती है, जब पहली बार आप उसे चार्ज करते हैं तो उसको बोला जाता है प्रारंभिक आवेश, ध्यान रखिएगा। तो ये ज़्यादा समय लेता है चार्ज होने में। और सी ऑप्शन दिया गया ट्रिकल आवेश, तो ये तो अलग चीज होता है। ट्रिकल जो आवेश होता है, एक तरह से ये चार्जिंग जो इसमें देखने को मिलता है बहुत ही धीमा देखने को मिलता है, बैटरी बहुत ही लंबे समय तक यहाँ पे चार्ज में रहती है तब ये जाकर फुल चार्ज होती है, तो ये ट्रिकल आवेश अलग प्रक्रिया होती है। और डी ऑप्शन दिया गया फ्रेशनिंग आवेश, तो ये भी यहाँ पे इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा देर तक इसमें भी चार्ज करना पड़ता है तब यहाँ पे बैटरी फुल चार्ज होती है। ये सब प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, हमारा प्रश्न के अनुसार केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी इसमें अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया। ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसलिए हमने गलत कहा क्योंकि तनु सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है इसका उपयोग लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। और क्वेश्चन में हमसे दूसरा पूछा जा रहा है शुष्क सेल के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन गलत होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन भी हमारा इसलिए सही होगा क्योंकि कार्बन जिंक जो ड्राई सेल होता है इसमें अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पे डाला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही होता है, केवल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और सी ऑप्शन दिया गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका उपयोग एक तरह से क्षारीय और निकेल कैडमियम जो होता है उस सेल में उपयोग किया जाता है, कार्बन जिंक ड्राई सेल में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। और डी ऑप्शन दिया गया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से संक्षारक वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा, तो ये ड्राई सेल में इसका उपयोग तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये केवल आपका सही होता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होने से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो रासायनिक प्रभाव होता है, सिंपल सी चीज है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होने पे क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसे हम विद्युत अपघटन बोलते हैं। तो ये जो सिद्धांत होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्जिंग में उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया उष्मीय, हालांकि उष्मीय कहना गलत हो जाएगा क्योंकि धारा प्रवाहित होने पर कुछ जो उष्मा होती है वो उत्पन्न तो होती है, लेकिन द्रवों में मुख्य और महत्वपूर्ण प्रभाव जो इसका होता है वो रासायनिक परिवर्तन का होता है, इसलिए यहाँ पे उष्मीय यहाँ पे कहना गलत होगा, रासायनिक हमारा सही होगा। और बी ऑप्शन दिया गया प्रकाशीय,
तो द्रव जो होता है एक तरह से सामान्य परिस्थितियों में एक तरह से ये धारा प्रवाहित होता है, तो धारा प्रवाहित होने से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है प्रकाशीय में, तो ये गलत होगा। और चुंबकीय तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग जो धारा है एक तरह से जब एक साथ चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है, तो द्रवों में विद्युत धारा का जो प्रमुख प्रभाव होता है वो विद्युत अपघटन मतलब कि रासायनिक प्रभाव माना जाता है। तो इसी कारण यहाँ पे रासायनिक प्रभाव हमारा डी सही होगा, चुंबकीय कहना गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11, जहां पे पूछा जा रहा है सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो स्पंज लेड इसमें उपयोग होता है, और स्पंज लेड जो दिया गया है यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि स्पंज जो लेड होता है जो इसमें ऋणात्मक प्लेट होती है वो सक्रिय पदार्थ होता है, तो इसकी एक तरह से संरचना जो होती है रासायनिक अभिक्रिया को सरल बनाने में सक्षम होती है। तो ये आपका होता है बैटरी की कार्य क्षमता को एक तरह से बढ़ता देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये आपका वही पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ उपयोग होता है या प्रयोग होता है, तो स्पंज लेड होता है, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। और ए ऑप्शन दिया गया लेड डाई ऑक्साइड, तो ये तो अलग चीज होता है। लेड डाई ऑक्साइड जो होता है ये धनात्मक प्लेट का सक्रिय पदार्थ होता है, और इसका जो कलर होता है, कलर इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कलर भी पूछ दिया जाता है, तो ये जो होता है भूरा रंग का होता है साथियों, लेड डाई ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। और सी ऑप्शन दिया गया लेड पैराक्साइड, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि लेड पैराक्साइड को धनात्मक प्लेट से संबंधित ये जो पदार्थ है वो माना जाता है, ऋणात्मक प्लेट में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। और लेड सल्फेट का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये डिस्चार्ज के समय जो प्लेटें होती है उस पे ये जो जम जाता है जिसको हम लेड सल्फेट बोलते हैं। क्लियर है, हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। तो इसमें होती है कैथोडिक सुरक्षा। जी हाँ, यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैथोडिक सुरक्षा में क्या होता है कि धातु को कैथोड बनाया जाता है, जिससे क्या होता है उसका क्षरण जो होता है वो रुक जाता है। तो पाइपलाइन और टैंकों में इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो ज़्यादा किया जाता है। तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन नहीं है, केवल क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि धातु सतह के क्षरण को या क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है, तो कैथोडिक सुरक्षा। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया एनोडिक सुरक्षा। तो एनोडिक जो सुरक्षा होती है ये विशेष परिस्थितियों में होती है, कुछ विशेष धाराओं में ये होती है, लेकिन सामान्य यदि हम बात करें तो ये जंग रोकने के लिए इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है एनोडिक सुरक्षा में। और सी ऑप्शन दिया गया इलेक्ट्रोलाइट सुरक्षा, तो ये तो अलग चीज़ होती है, एक तरह से धातु संरक्षण के जो मानक माने जाते हैं उसमें ये शामिल नहीं होती है। और डी ऑप्शन दिया गया स्थिर विद्युत सुरक्षा, तो इसके बारे में तो सबको मालूम है, क्योंकि स्थिर विद्युत जो आवेश से सुरक्षा होता है उसके लिए हम स्थिर विद्युत सुरक्षा का उपयोग करते हैं, इस क्षरण से इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन केवल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। तो डिजिटल घड़ियों में जो देखने को मिलता है सिल्वर ऑक्साइड देखने को मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड, क्योंकि आप सभी को मालूम है सिल्वर ऑक्साइड जो सेल होता है इसमें क्या होता है कि स्थिर वोल्टेज होता है, और सबसे बड़ी बात यह कि लंबे समय तक चलता है, छोटे आकार का होता है, और इसी कारण ये घड़ियों में प्रयोग भी किया जाता है, मतलब छोटे आकार होने के कारण। तो इसका सबसे बड़ा यहाँ पे चीज़ यही है, छोटा होता है और ये लंबे समय तक चलता है। आप खुद यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखे होंगे। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया वोल्टेइक। वोल्टेइक के बारे में आपको मालूम होगा, वोल्टेइक सेल जो होता है ये सामान्य होता है, ये आधुनिक एक तरह से डिजिटल घड़ियों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और लिथियम तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। जो यहाँ पे लिथियम होता है ये अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है, लेकिन घड़ी में इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है। क्लियर है। और यहाँ पे दिया गया सी ऑप्शन पारा, मतलब मरकरी। तो मरकरी सेल जो है पहले उपयोग होता था, लेकिन इस समय यहाँ पे
इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। हालांकि देखने को आपको मिल सकता है लेकिन बहुत ही कम देखने को मिल सकता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, केवल यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14, जहां पे पूछा जा रहा है कि समानांतर संयोजन में यदि एक सेल विपरीत ध्रुवता से जोड़ दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, समानांतर संयोजन में एक सेल को उल्टा जोड़ने की बात किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। साधारण सी बात है। यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्लियर है साथियों, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विपरीत ध्रुवता कहने का मतलब ये कि सेल जो होगा एक तरह से यहाँ पे काफ़ी हीट होगा और इस तरह से क्या होगा कि भारी धारा इसमें बहेगी, बहुत ही ज़्यादा धारा इसमें प्रवाहित होगी और जब धारा यहाँ पे ज़्यादा प्रवाहित होगी तो शॉर्ट सर्किट तो होना तय ही है। तो ये आपका सही होगा ऑप्शन सी। बाकी वोल्टेज शून्य हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और न ही यहाँ पे खुला परिपथ हो जाएगा और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो आपका वैसे ही गलत होगा। केवल यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या है। मतलब कि फाइन जो यहाँ पे सेलेक्टर स्विच होता है उसका कार्य क्या होता है, क्या कार्य है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका काम होता है धारा रेटिंग का चयन करने का, जो कि यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दिया गया है। फाइन सेलेक्टर जो स्विच होता है इसके द्वारा जो चार्जिंग करंट होता है एक तरह से आवश्यकता अनुसार इसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब ये बैटरी की सुरक्षा के लिए काफ़ी उपयोग इसका किया जाता है। मतलब जितना यहाँ पे धारा देना है उतना आप यहाँ पे धारा दे सकते हैं, कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। आवेशन समय का चयन ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि चार्जिंग के समय निर्धारित ये नहीं हो पाता है, टाइमर या ऑपरेटर द्वारा केवल किया जाता है। फाइन सेलेक्टर का इसमें कोई यहाँ पे भूमिका नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। केवल आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होता है। तो प्रभाव की यदि हम बात करें तो तापमान बढ़ने पे क्या होती है कि शक्ति घट जाती है। जी हाँ, और यहाँ पे जो आपका दिया गया है वो सी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं तापमान बढ़ने पर शक्ति घट जाती है, ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि सौर सेल का जो तापमान है यदि बढ़ता है तो उससे बढ़ने पे क्या होता है कि जो दक्षता होती है जिसको इंग्लिश में इफिशियंसी बोला जाता है, और जो आउटपुट शक्ति होती है वो कम हो जाती है। और ये जो है यही कारण यहाँ पे होता है, और इसी कारण को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान बढ़ने पर शक्ति घटती है, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न संख्या 17, जिसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी में आवेशन के समय, आवेशन मतलब क्या, चार्जिंग के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। तो हाइड्रोमीटर यहाँ पे क्या करता है, देखिए एक तरह से हाइड्रोमीटर जो है विद्युत अपघटन का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो निर्धारित करता है। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं डी दिया गया है, विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करना। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हाइड्रोमीटर का जो मुख्य कार्य होता है इलेक्ट्रोलाइट का जो विशिष्ट गुरुत्व है वो मापने का, और बैटरी की चार्जिंग की जो स्थिति होती है उसको पता करने का कि कितना चार्ज हुआ है, कितने परसेंटेज हुआ है, फुल हुआ है या नहीं हुआ है। ये काम होता है हाइड्रोमीटर का देखने का। और ए ऑप्शन दिया गया एएच क्षमता निर्धारित करना, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोमीटर बैटरी की जो एएच क्षमता है वो नहीं मापता है, ये ध्यान रखिएगा। और बी ऑप्शन दिया गया बैटरी वोल्टेज स्तर निकालना, तो ये तो और भी गलत होगा। बैटरी वोल्टेज मापने के लिए तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का तो नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन भी आपका गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया बैटरी का डिस्चार्ज स्तर निकालना, तो एक तरह से ये भी गलत है, क्योंकि डिस्चार्ज स्तर की बात किया जा रहा है, तो डिस्चार्ज से तो इसका कोई संबंध ही नहीं है हाइड्रोमीटर का, तो ये भी गलत है। केवल आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। तो वही मैं शुरुआत वाला जो मैंने आपको बताया था, एम बराबर जेड आई टी, एम बराबर जेड आई टी, मतलब कि जो यहाँ पे सूत्र होता है इसका यही होता है एम बराबर जेड आई टी, जो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। बाकी इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, लेकिन अलग अलग दिए गए, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से लिखा है, जो बिल्कुल गलत है। चलिए प्रश्न संख्या 19 को देखिए,
सीसा अम्ल सेल में बैटरी अपघट्य के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है, ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। तनु जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ये प्रयोग होता है। जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, ये इसमें भाग लेता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसके बारे में तो मैंने आपको अभी बताया था। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, ये लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जो प्लेटें होती है उस पर नुकसान होता है, इसलिए ये गलत होगा। और बी ऑप्शन दिया गया अमोनियम क्लोराइड, तो इसका भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है, इसका उपयोग ड्राई सेल में होता है, लेड में नहीं होता है। लेड एसिड बैटरी में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। किस में किया जाता है? तो ड्राई सेल में। और क्वेश्चन में हमसे अम्ल से सीसा अम्ल सेल में पूछा जा रहा है, तो अमोनियम क्लोराइड भी गलत होगा। और सी ऑप्शन दिया गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी गलत होगा साथियों, क्योंकि ये क्षारीय होता है, तो बैटरियों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्लियर है? किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो क्षारीय बैटरियाँ होती है उसमें यहाँ पे निकल आपको कैडमियम में उपयोग होता है, लेकिन लेड एसिड बैटरी में इसका उपयोग नहीं होता है, तो ये गलत है। केवल आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।